हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते करने अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करिए। मित्तल एंड चावला हाउस में नित्या के थप्पड़ मारने पर करण उसके हाथ को मजबूती से पकड़ बिस्तर पर उसके होठों पर जबरदस्ती किस करने लगता है। नित्या करण को खुद से दूर करने लगती है, कोशिश करने लगती है तो करण उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसके कमर को कस कर दबाता है, जिससे नित्या की एक आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिस पर करण नित्या के जीभ को जोर जोर से सक करने लगता है। तब से नित्या के आंसू बहने लगते हैं और जब करण को हल्का ब्लड का एहसास होता है तो नित्या को धक्के के साथ छोड़ देता है और गुस्से में बाथरूम की तरफ जा दरवाज़ा बहुत जोर से बंद करता है तो नित्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। करण गुस्से में चिल्लाते हुए मिरर में अपना हाथ दे मारता है तो मिरर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। करण वहीं बाथटब में आकर बैठ जाता है। उसके हाथों से खून निकल रहा था। तभी एक ऑडी आकर उस घर के बाहर रुकती है। उस गाड़ी से एक 22 साल की लड़की, जिसके बाल कंधे तक थे, आधे बालों का पोनीटेल बांधे, अपना चश्मा निकालकर बॉडीगार्ड की तरफ फेंकती है तो बॉडीगार्ड उसे कैच कर लेता है, जिस पर वो लड़की बॉडीगार्ड को आंख मारते हुए घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। बॉडीगार्ड उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो लड़की अंदर जाकर इधर उधर नज़र घुमाते हुए बोली, कोई है यहाँ पर या शमशान घाट की तरह ये घर अभी भी खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई चीता भी जलने के लिए लेकर नहीं आता? चीता जलने नहीं आता तो तुम क्यों जलने के लिए आई हुई हो? चित्रांग ने आते हुए कहा। चित्रांग की आवाज़ सुनकर वो लड़की पलटकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चित्रांग बिना किसी भाव से के उसके लड़के को देखते हुए बोला, आरोही, तुम्हारा भाई अपने बेडरूम में है, लेकिन मेरा सैया सुपरस्टार तो नीचे है ना, तो चले? आरोही ने चित्रांग के टाई पर उंगली घुमाते हुए कहा, जिस पर चित्रांग अपने हाथ को उसके हाथ से ले ठीक से कर रखते हुए वो आरोही को खुद से दूर करके बोला, मैंने देखा तुम कैसे बॉडीगार्ड को आंख मार रही थी। आरोही, जो कि ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक लेदर शूज में फुल लड़कों की गेटअप में थी। चित्रांग बात पर बोली, पिछले 1 महीने से तुम लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा था और अब जब मैं वापस आई हूँ तब कुछ करने का मौका भी नहीं देते। चित्रांग आरोही की बात सुनकर बोला, मेरे साथ तो कुछ करने दूंगा नहीं, क्योंकि तुम एक ऐसी औरत हो जो मेरी इज्जत कभी भी लूट सकती है। जिसे सुनकर आरोही मुंह बनाते हुए बोले, मैं जब मर जाऊंगा ना तब तुम्हें मेरा एहसास होगा। कहते हैं ना, हम जिसे प्यार करते हैं वो हमारे प्यार की कदर नहीं करता। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर रहे हैं। चित्रांग ने आरोही को देखते हुए कहा, जिस पर आरोही अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, मैं उस हरामी के पिल्ले को गोली मार दूंगी। चित्रांग गहरी सांस ले जाते हुए बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी। आरोही दौड़ कर आती है और चित्रांग के पीठ पर चढ़ जाती है, जिस पर चित्रांग उसके पैरों को होल्ड करते हुए गुस्से से कहता है, आरोही, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है सैया जी, हम तो बस आस्की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोही ने अपना हाथ चित्रांग के गले में लपेट उसके कंधों पर सिर रखते हुए कहा। चित्रांग आरोही के पैर को छोड़कर बोला, आरोही, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती? ये सुन आरोही चित्रांग की पीठ से उतर उसके सामने आकर बोली, क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? चित्रांग अपनी नज़रें फिराते हुए बोला, नहीं करता। आरोही चित्रांग के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, चित्रांग मित्तल, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चित्रांग आरोही की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आरोही चित्रांग के जवाब पर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहती है, मर जाओ, तुम मार में जाओ। तुम्हारा हर बार का रिजेक्शन मुझे तोड़ देता है। सब उन लोगों के कारण हो रहा है ना। मैं उन सबको बता दूंगी कि तुम कौन हो। चित्रांग आरोही के दोनों हाथों को पकड़ उसके कमर से लगा उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, आरोही, बहुत एहसान है चावला परिवार के मुझ पर, इसलिए मुझे मजबूर मत करो, समझी? और दोबारा अगर ये बकवास तुमने की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कम से कम इस बहाने छुओगे तो नहीं। आरोही ने नम आंखों से कहा, जिसे सुनकर चित्रांग आरोही के खुद से दूर करते हुए बोला, जाओ यहाँ से, जब भी आओगी मूड खराब कर देती हूँ। आरोही चित्रांग के पीठ पर लात मारते हुए बोली, क्यों नहीं तुम्हें वो हॉट और सेक्सी लड़कियाँ पसंद है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम्हारा मन बहलाती है?
हो, बिल्कुल सही समझी तुम। मुझे वैसी लड़कियां पसंद है जिनके लंबे बाल होते हैं और वो छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आती है। तुम उनमें से नहीं होना तो निकलो यहाँ से, चित्रांग ने चाहते हुए कहा, जिस पर आरोही पीछे से चिल्लाते हुए बोली, तुम मरने के बाद नर्क में जाओगे चित्रांग मित्तल। चित्रांग आरोही की बात को इग्नोर करते हुए घर से निकल गार्डन की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद आरोही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, भाई कहाँ हो आप? लेकिन आरोही को कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए करण के कमरे में दिन दहाड़े घुस जाती है और बिस्तर पर बैठी नित्या को देखकर हैरान हो जाती है। नित्या खुद भी आरोही को कंफ्यूजन में देखते हुए बोली, कौन हो तुम? आरोही अपने कदम नित्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और करण बाहर आता है और उसकी नज़र सीधा आरोही पर जाती है, जिसे देख वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही करण को घूरते हुए बोली, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना आपसे, ये मेरा घर है और जिस बेडरूम में तुम खड़ी हो वो मेरा बेडरूम है, तो मैं अपने बेडरूम में रहूँगा ना, करण ने जवाब दिया, जिसे सुनकर आरोही अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो मुझे पता है ये आपका बेडरूम है, आपका घर है, तो ये औरत कौन है? तमीज़ से बात करो, औरत नहीं है, वो लड़की है, करण ने दांत पीस कर कहा, जिसे सुनकर आरोही नित्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, कौन हो तुम? नित्या अजीब नज़रों से करण को देखने के बाद आरोही से बोली, नित्या मित्तल। आरोही नित्या के नाम को सुनकर आंखें बड़ी कर करण की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये वही है ना जो चित्रांग? शट अप आरोही एंड गेट आउट ऑफ हेयर। करण ने आरोही की बात को बीच में काट कर आरोही अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर नित्या के सामने आकर बोली, तुम किसके किसके कितने करीब रहती हो? आई डोंट केयर, लेकिन मेरे भाई को अगर चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मेरा भाई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, जान से मार दूंगी तुम्हें। नित्या आरोही की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, एक्सक्यूज़ मी, मुझे धमकी देने से पहले अपने इस पागल भाई को समझाओ कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर न रखकर मुझे छोड़ दे। आरोही कुछ करते उससे पहले करण उसके हाथ को पकड़कर बोला, निकलो मेरे कमरे से और दोबारा मेरी बीबी के आसपास भी मत दिखना। आरोही हैरानी से करण की तरफ देखते हुए बोले, व्हाट, आपने शादी कर ली, वो भी इस चुड़ैल से? आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो भाई। आरोही की बात सुनकर नित्या का चेहरा गुस्से से कांप उठता है। वही करण आरोही को कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है, गेट आउट। आरोही कमरे के बाहर खड़ी हो करण को घूरते हुए बोली, हाँ जा रही हूँ, लेकिन मॉम डैड सबको बताऊंगी। अच्छी बात है, उनकी बहू की मुँह दिखाई हो जाएगी, बुला लो, करण ने दरवाज़ा मुंह पर बंद करते हुए कहा। आरोही एक लात कमरे के दरवाजे पर मारकर गुस्से से नीचे की तरफ चली जाती है। करण मुड़कर नित्या की तरफ एक नज़र देखने के बाद क्लोजेट की तरफ जाने लगता है, जिस पर नित्या कहती है, यही बस एक बेइज्जती होनी बाकी रह गई थी। करण नित्या के सामने आकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी छोटी बहन है, वो मतलब तुम्हारी ननद है, और तुम्हें बेहतर तरीके से पता होगा कि ननद को कैसे संभाला जाता है। आफ्टर ऑल तुम भी तो किसी की ननद थी। हाँ थी और अभी भी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी भाभी से ऐसी बदतमीजी नहीं की, बल्कि उनसे प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। नित्या ने करण के हाथ को झटकते हुए कहा, जिसे सुनकर करण नित्या के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, हमेशा याद रखना, कोई मुझसे तेज आवाज़ में बात करे ना। आरोही उसे बर्बाद करने से पहले नहीं सोचती, मैं भी नहीं रोकता उसे, तुम ज़रा संभल कर रहना उससे, उसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, बाकी तुम समझदार हो। इतना कहकर करण नित्या के चेहरे को थपथपा क्लोजेट की तरफ चला जाता है। नित्या बस जाते हुए करण को नफरत से घूरती हुई रह जाती है। सुबह का वक्त, सारंग लीला में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय देखता है उसे अधिराज जी कॉल कर रहे थे। मृत्युंजय उनके कॉल को देखकर एक गहरी सांस कॉल अटेंड करते हुए बोला, यस मिस्टर राजन,
मृत्युंजय की बात सुन सब बड़े उसकी तरफ से देखने लगते हैं। विकल्प में मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिस पर विप्लव उसके प्लेट में सैंडविच रखते हुए कहता है, यार सैंडविच खाओ, उनकी बातें क्या सुन रहे हो। जिसे सुनकर अपना विकल्प सिर हिला अपना सैंडविच खाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है। वहीं मृत्युंजय कुछ देर अधिराज्य से बात कर विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, वापी तुम हैदराबाद जाना चाहते थे ना। मिस्टर राजन सबको इनवाइट कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, क्या तुम जाओगे। मृत्युंजय की बात पर विप्लव खुश होते हुए बोला, क्या सच में भाई, फंक्शन कब हो रहा है, मैं ज़रूर जाऊँगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, तो ठीक है, मैं जेट रेडी करवा देता हूँ, दोपहर तक निकल जाओ। विप्लव एक्साइटमेंट में कुर्सी पर उछलते हुए बोला, हैदराबाद मैं आ रहा हूँ। अदिति विप्लव की एक्साइटमेंट पर जल्दी से बोली, मुझे भी जाना है वापी। तुम नहीं जा रही हो अदिति, शोभित ने बीच में कहा। जिसे सुनकर अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन क्यों। शोभित अपना नाश्ता करते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी स्टडी और प्रैक्टिस दोनों डिस्टर्ब हो जाएगी। अदिति शोभित की बात सुनकर रचना की तरफ देखते हुए बोली, मॉम मुझे भी जाना है। शोभित अदिति की बात पर बोला, अगर मृत्युंजय बरो भी कहेंगे ना तो भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसलिए रोना बंद करो, तुम नहीं जाओगी। अदिति शोभित के सीधे ना को सुनकर उदास होते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। विप्लव अदिति को उदासी देखकर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप कितने बड़े दुष्ट हो। रचना विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोली, विप्लव तुम जा रहे हो ना, इतने में खुश क्यों नहीं होते, और ये क्या बदतमीजी हुई बड़े भाई से बात करने की। विप्लव रचना की सख्त आवाज़ पर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद सभी अपना नाश्ता कर अपने काम में लग जाते हैं और विप्लव पैकिंग के लिए चला जाता है, लेकिन उसने कॉल करके सब लोगों को कह दिया था और सुधांशु ध्रुवी भी जा रहे थे उसके साथ। मृत्युंजय के कमरे में विकल्प चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और अमृत शोभित भी वहीं पर थे। मृत्युंजय विकल्प की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, एक मीटिंग भी है वहाँ पर, जिसे तुम अटेंड कर लेना और मुझे नहीं जाना भाई, विकल्प ने बीच में कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय विकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, विकी तुम इस खानदान के भी बेटे हो और उस खानदान में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुमसे कुछ उम्मीदें हैं, तुम उन्हें मुझसे उम्मीद ही रखने के लिए कौन कह रहा है भाई, मुझे नहीं जाना है वहाँ, विकल्प ने नम आवाज में कहा। अमृत विकल्प की बात पर बोला, विकी तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई नहीं कह रहा है, वहाँ रहने के लिए कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर यहाँ भी फंक्शन है, तुम्हें वापस आना ही होगा। शोभित अमृत का साथ देते हुए बोला, अगर वो लोग नहीं आने देंगे तो हम आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम उदास मत हो। विकल्प रोते हुए उन तीनों की तरफ देख कर बोला, इसलिए आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए आप लोग वापी से ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता था मैं आपका भाई हूँ ही नहीं। मृत्युंजय विकल्प की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, लड़की नहीं हो तुम जो रो रहे हो, और किसने कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। हाँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मुझे हैदराबाद भेज रहे हो उन अनजान लोगों के बीच में, विकल्प ने जिद करते हुए कहा। जिसे सुनकर अमृत उसके बगल में बैठते हुए बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम वहाँ घूमने जा रहे हो, बसने के लिए नहीं। तुम्हें वहाँ पर नया कल्चर, नए लोग और नए रिश्ते मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, जिनके साथ बस तुम्हें फ्रेंडली रहना है। विकल्प अमृत की चाल पर बोला, अगर मुझे पता नहीं होता कि वो लोग कौन है तो शायद मैं फ्रेंडली भी रह भी देता, लेकिन मैं नहीं रह पाऊँगा। वो जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे अंदर से अकेलापन सा महसूस होता है, मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। शोभित विकल्प की बात सुनकर बोला, विकी पैनिक होना बंद करो और जाकर बैग पैक कर लो, तुम्हारे साथ वहाँ सब लोग रहेंगे। विकल्प शोभित की बात पर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, चाहे मैं कितना भी रोने की कोशिश क्यों ना करूं, आप लोग मुझे भेजोगे ज़रूर। अमृत विकल्प के गाल को खींचते हुए बोला, मेरा प्यारा भाई, जब तू वापस आएगा ना, हमारे घर में मृत्युंजय का बेटा आ चुका होगा, तू जा आराम से खेलने उसके साथ। अमृत के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोला, वो तो मैं खेलूँगा, लेकिन मैं
खेलूँगा क्योंकि मैं चाची हूँ उसका। अगर वो लोग मुझे परेशान करेंगे तो मैं भाग कर आ जाऊँगा। सभी उसकी बात पर सिर हिला देते हैं तो विकल्प अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विकल्प के जाने के बाद मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, बॉडीगार्ड को उन लोगों के पीछे भेज दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मिस्टर राजन एग्री करेंगे? अमृत शोभित के साथ देते हुए बोला, शोभित सही कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो। ये कहते हुए अपना अमृत रुक जाता है क्योंकि महक अंदर आ रही थी। महक उन तीनों को देखकर रुकते हुए बोली, आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे हो, मैं जाऊँ? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, हमारी बात हो चुकी है, तुम्हें जो काम था तुम करो। महक अपना सिर हिला अंदर आ जाती है और अमृत शोभित वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए कहता है, हॉस्पिटल चले? अमृत की बात पर महक इसकी तरफ देखते हुए बोले, राजीव भैया के बेटे को देखने। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ चले। महक अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है चलिए, चलते हैं। मृत्युंजय आगे बढ़कर महक के हाथ को पकड़ नीचे आता है और वो लोग अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। कर्नाटक उज्ज्वल मैरिज बैकवेट में प्रकृति सिंपल सा टी शर्ट और लोअर पहन कमरे में बैठे हुए थे। तभी आलिया कमरे में आकर प्रकृति से बोली, सुन, तेरा दूल्हा तुझसे मिलना चाहता है, मुझे मिलने का मन नहीं है, बोल दे उससे। प्रकृति ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर आलिया हैरान होते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? बंदा तुझे इतना पसंद करता है और पिछले एक हफ्ते से तुम दोनों की बात भी तो कर रहे हो, फिर भी तुझे इंटरेस्ट नहीं आया? प्रकृति आलिया को घूरते हुए बोली, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। तभी तो परी हुई है ना, तेरी शादी क्यों नहीं कर रहा है घर के लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि लड़के ने तुझे पसंद किया है, इसलिए तेरी शादी हो रही है। मुझे करता तो मेरी शादी होती। अब भाव खाना बंद कर। आलिया ने प्रकृति की बात पर कहा, जिसे सुनकर प्रकृति तकिया उठाकर आलिया को फेंक कर मारते हुए बोले, तू दफा हो जाना यहाँ से। आलिया तकिया कैच करते हुए प्रकृति को देखकर बोली, प्रकृति, क्या तू किसी से प्यार करती है? क्योंकि मैं पहली बार तुझे ऐसे देखा है। प्रकृति की आंखों में नमी तैर जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने फिर से वो लड़की आ जाती है जो ऋतिक के साथ बेडरूम में थी, जिसे याद करके प्रकृति अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए कहती है, नहीं करती मैं किसी से प्यार, न तू निकल यहाँ से। आलिया मुँह बनाते हुए, पता नहीं बेचारा कॉर्नवालिस कैसे तेरे साथ रहेगा, तो बहुत घमंडी है। जिसे सुनकर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए बोली, कर लिया मेरी तारीफ, अब निकल यहाँ से। आलिया इरिटेट होकर उसके कमरे से बाहर चली जाती है। तभी कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, जिस पर प्रकृति चिल्लाते हुए कहती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला रहने दो। जिस पर दरवाजे से एक शांत आवाज़ आती है, हेलो, डिड आई ब्रोदर यू? उस आवाज़ को सुन प्रकृति को सिर उठाकर सामने देखती है, जहाँ पर एक गोरा चिट्टा हेजल आइज वाला सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के को देख प्रकृति ठीक से बैठते हुए बोला, मिस्टर शास्त्री? कॉर्नवालिस प्रकृति की बात पर बोला, कैन आई कम इन? प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, यह। कॉर्नवालिस अंदर जाकर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, आप काफ़ी एंग्री थी। प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, मैं सारे रिचुअल फॉलो कर रही थी। कॉर्नवालिस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल। प्रकृति कॉर्नवालिस की बात पर बोला, डू लोलोज ओनली मैटर टू मैरी समवन? कॉर्नवालिस अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नो, it is also important to have to goodness and talent, and you think I have both? प्रकृति ने सवाल किया, जिसे सुनकर कॉर्नवालिस बोला, नो, दिस इज आवर अरेंज मैरिज, देयर विल बी some problems, but will understand you. The one who should have understood did not understand. What will you understand? प्रकृति ने खुद में कहा। प्रकृति को खुद में बात करता हुआ देख कॉर्नवालिस बोला, टुडे वी विल गेट इंगेज्ड एंड मैरिड। ऐसी कोई बात जो मुझे पता न हो। यू टेल मी, या जो आप जानना चाहती हो मुझसे पूछ लो।
प्रकृति कुछ कहते उससे पहले वहाँ पर अभिलाष जी और भास्कर आ जाते हैं। अभिलाष जी कर्नवालिस को देखकर बोले, यू हैव मीट नेचर हैवेंट यू। कर्नवालिस अभिलाष जी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस अंकल, फाउंड। भास्कर कर्नवालिस की बात पर बोला, ऑल द रिचुअल विल स्टार्ट इन सम टाइम, सो गो एंड गेट रेडी। कर्नवालिस भास्कर की बात पर अपना सिर हिला प्रकृति की तरफ देख कर बोला, सी यू एट आवर एंगेजमेंट बाय। प्रकृति कर्नवालिस इसकी बात पर अपना सिर हिला देती है और कर्नवालिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रकृति अभिलाष जी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों पप्पा, भाई की शादी नहीं हुई, आलिया की शादी नहीं हुई, मेरी शादी क्यों कर रहे हो आप लोग? भास्कर प्रकृति की बात सुनकर बोला, क्योंकि तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। प्रकृति भास्कर की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, आपको बहुत पता है भाई, कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। अभिलाष जी प्रकृति की बात पर उसे घूरते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक माता पिता अपने औलाद के लिए सबसे बेहतर जीवन साथी चुनता है और तुम उस गुंडे के साथ रहना चाहती हो। प्रकृति अभिलाष जी की बात पर बोली, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ पप्पा। जैसे राजवीर, आलिया दी, भास्कर भाई सब जी रहे हैं, इस तरह मैं भी जीना चाहती हूँ। भास्कर प्रकृति की बात पर बोला, प्रकृति गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें खतरे में डाला और अब मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए कर्नवालिस बहुत अच्छा लड़का है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, पुलिस अधिकारी है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। प्रकृति भास्कर की बात सुनकर बोली, सवाल तो मेरे मन में भी बहुत सारे हैं भाई, मैंने तो नहीं पूछा आपसे कोई भी सवाल, तो आप मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे किसी और के पास क्यों भेज रहे हो? अभिलाष जी की प्रकृति को घूरते हुए बोले, बस बहुत हुआ, शादी की तैयारी हो रही है, आज तुम्हारी सगाई और शादी दोनों है, इसलिए चुपचाप रेडी हो जाओ और मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। प्रकृति के व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, पहले यकीन नहीं हो रहा था उसकी बातों पर, लेकिन आप दोनों के रिएक्शन को देखकर साफ पता चल गया कि आप दोनों देशद्रोही हो। अभिलाष जी प्रकृति के गाल पर एक तमाचा जड़ देते हैं, जिस पर प्रकृति अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर नम आंखों से अभिलाष जी की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा क्यों किया पप्पा? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। अभिलाष जी प्रकृति के आंसू को इग्नोर करते हुए भास्कर से बोले, आलिया और बाकी लोगों को भेजो, दिन ढल रहा है, इसे रेडी करे, बकवास कर रही है। इतना कहकर अभिलाष जी प्रकृति के कमरे से बाहर चले जाते हैं। भास्कर अभिलाष जी के जाने के बाद प्रकृति की तरफ देखकर बोला, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को समझो और चुपचाप कर्नवालिस से शादी कर लो, अमेरिका सेटल हो जाओ। इतना कहकर भास्कर प्रकृति के कमरे से बाहर चला जाता है। प्रकृति अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लोगों के जाता हुआ देखती रह जाती है। इधर शाम का वक्त हैदराबाद में राजन, हवेली, विकल्प, विप्लव, रिया, बॉबी, कुणाल, शुभ, ध्रुवी और सुधांशु सभी लोग अधिराज जी के बुलाने पर हैदराबाद आए हुए थे। 5 गाड़ियां एक बड़े से गेट को पार करते हुए अंदर आती हैं, जिनमें से वो सभी बाहर आते हैं। विकल्प के गाड़ी के बाहर आते ही ढोल ताशे बजना शुरू हो जाते हैं। विप्लव स्वागत को देखकर आंखें बड़ी कर विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, क्या हम राजन अंकल के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं? विकल्प विप्लव की बात सुन सामने से आ रहे अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना आपसे ये सब मत कीजिएगा। जिसे सुनकर अधिराज जी विकल्प के सामने आकर बोले, कैसे नहीं करता, 24 साल बाद राजन खानदान का वारिस वापस आ रहा है। विप्लव अधिराज जी की बात पर उसके सामने आते हुए बोला, क्या आपका बेटा आ रहा है? लेकिन कहाँ है? तभी करीब 55 साल की एक औरत, जिन्होंने कुंदन के गहने और बनारसी साड़ी पहन रखी थी, अपने हाथों में आरती की थाली लिए बाहर आती है और विकल्प के माथे को तिलक कर उसकी आरती उतारते हुए कहती है, तुम्हारा स्वागत है बेटा। विकल्प उनकी बात पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर बोला,
ये सब मत कीजिए। जिसे सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो बस शुरुआत है। तुम्हारे लिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हम लोगों ने बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। विकल्प उनकी बात सुन अधिराज की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कह रही हैं? अधिराज जी विकल्प की बात सुनकर बोले, तुम्हारी माँ पल्लवी अधिराज राजन। विकल्प पल्लवी जी के पाँव छूकर बोला, माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उन लोगों की बातें वहाँ खड़े सब लोगों के सोच से परे थी। विप्लव भी हैरान से विकल्प की तरफ देख रहा था। विप्लव फटी आंखों से विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, भाई ये क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है? इस घर के वारिस का स्वागत किया जा रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। एक घमंड भरी आवाज़ आती है। सभी लोग हवेली के तरफ दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक 20 साल की लड़की, जिसने सिंपल सा लोअर और ऊपर शर्ट पहन रखा था, अपने बालों को क्लच कर एटीट्यूड में खड़ी हुई थी। वो लड़की चलते हुए आकर अधिराज की तरफ देख विकल्प की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं अब्याई ना अन्ना, ये लड़का मेरा बड़ा भाई है। उसे लड़की की लैंग्वेज को सुनकर विप्लव हैरानी से विप्लव की तरफ देखकर बोला, ब्रो यहाँ पर भी हम कैसे रहेंगे? जिसे सुन वो लड़की विप्लव से बोली, मुझे हिंदी अच्छे से आती है, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विप्लव उस लड़की की बात पर बोला, और मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे क्या पूछूंगा। उन दोनों के झगड़ा को शुरू होने से पहले अधिराज जी उस लड़की से बोले, गीतांजलि, डोंट टेल देम एनीथिंग। गीतांजलि, जो कि अधिराज जी के छोटे भाई के विश्वनाथ राजन की छोटी बेटी थी, मुंह बनाते हुए बोली, मुझे इस बच्चे से झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है बड़े पापा। वहीं बॉबी विप्लव की तरफ देखती है। विप्लव बॉबी की नज़र को खुद पर महसूस कर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, व्हाट? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया घर में आ गए हैं, बॉबी ने धीरे से कहा। जिसे सुनकर विप्लव धीरे से बॉबी के कान में बोला, तो आज रात को भुत्तू भुत्तू वाला रोमांस खेलेंगे। बॉबी के विप्लव के सीने पर हाथ रख उसको खुद से दूर करते हुए, चुप रहो। बॉबी की बात पर विप्लव हल्का सा उसके कमर पर चिमटी काटता है तो बॉबी उसे घूरने लगते हैं। वही गीतांजलि उन दोनों की हरकतें को लगातार घूरे जा रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।